So welcome guys. This is gonna be last session. ठीक है, तो क्या करने का है मैं आपको बता देता हूँ, चीजें क्या करना है. So एनालिसिस करने का है. यस, उससे पहले अपने को 101 पहले पढ़ने का है. ठीक है, पहले अपन 101 पढ़ते हैं. नहीं कोई बात नहीं, शुरू में बोलना पड़ता है. 101 करना है पहले अपने को. ठीक है, मैं आपको एक 101 का ओवरव्यू दे दूंगा. यस ऑफ कोर्स 101 इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स. व्हाई? क्योंकि 101 का रेलेवेंस तब होता है जब कोई एंटिटी फर्स्ट टाइम अडॉप्ट करती है इंडेस को. अब क्या इसका रेलेवेंस अभी भी है? क्योंकि आप जानते हो कि मतलब इंडेस तो ऑलरेडी आ चुके हैं. तो इंडेस जब आ चुके हैं तो फिर इसका इंडेस का तो कोई रेलेवेंस ही नहीं हुआ. ये इसका रेलेवेंस अब सिर्फ उनके लिए हुआ जो पहले एस, अभी भी एस फॉलो कर रही है, बट किसी न किसी फेस में अगर आ गई. अब जैसे अभी तो वो अनलिस्टेड कंपनी है, कल को वो लिस्टेड बन गई, या अनलिस्टेड कंपनी है 250 करोड़ के नीचे, अब उसका 250 से ऊपर आ गया, तो वो फर्स्ट टाइम जब अप्लाई करेगी तब इसका रेलेवेंस रहेगा. टेक्निकली ये स्टैंडर्ड कोई एज सच ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम वाइज, बट यस अगेन प्रैक्टिकल ओरिएंटेड एग्जाम है, एग्जाम्पल है, ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड स्टैंडर्ड है जिसको समझना चाहिए एक्चुअली में. सो एक तो अपन ये वाला स्टैंडर्ड करने वाले हैं. ठीक है, एक तो अपन ये वाला स्टैंडर्ड करने वाले हैं. उसके बाद और क्या करने वाले हैं अपन? फिर उसके बाद अपन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसके मैंने आपको अलग से नोट्स दिए हैं. एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिसके अलग से नोट्स आपको मिले होंगे, ये वाले मिले हैं. ठीक है ना, ये अलग से नोट्स आपको मिले होंगे. अगर पेनड्राइव स्टूडेंट्स के पास वो नोट्स नहीं है तो प्लीज यू कैन आस्क मी, और थ्रू व्हाट्सएप वगैरह या थ्रू मेल वगैरह आपको प्रोवाइड किए जाएंगे. और मैं अपने मैनेजमेंट को बोल दूंगा कि जब आपको बुक्स भेजी जाए तो आपको साथ में ये नोट्स की कॉपी भी भेजी जाए. सो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी मैंने आपके लिए इसको कट शॉर्ट करके दिया है. सर मैं कट शॉर्ट क्यों बोल रहा हूं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी नहीं. मैंने एक्चुअली कट शॉर्ट करके दिया है पूरा बुक से. अब आपको एनालिसिस ऑफ वाला जो चैप्टर है वो बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना बोल सकता हूं मैं, जब तक इंस्टीट्यूट कुछ उसमें नया एडिशन नहीं लाता. अभी तक वो तो पुराना दिख रहा है. ठीक है, और उसके बाद अपन लास्ट में पढ़ेंगे एक सीएसआर के ऊपर. इट विल नॉट टेक मोर देन 15 मिनट्स. ठीक है, जो टाइम अपना लगने वाला है वो मैक्सिमम टाइम अपने को लगने वाला है 101 में. दैट्स इट. हाँ ठीक है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है या कुछ भी आप बोलो, बट करना तो है, एग्जाम का पार्ट है, अपने को कोर्स का पार्ट है. ठीक है, 101 फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ इंड एस. फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ इंड एस. सॉरी, क्यों? लेक्चर रिकॉर्ड कर लूंगा. नहीं वो ठीक है ना. क्यों दूसरों को जरूरत ही क्यों पड़ेगी दूसरी लैंग्वेज में? मुझे नहीं लगता. एग्जाम हिंदी और इंग्लिश होता है, दूसरी लैंग्वेज में होता ही नहीं है. सही बात है, लॉजिक बिल्कुल ठीक. आज वो बहुत कम बोल रही है बट बिल्कुल सही बोल रही है आज वो. चलो, फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ इंडिया 101. ये स्टैंडर्ड को मैं लास्ट में क्यों पढ़ा रहा हूं? आपको तो पहले पढ़ाना चाहिए. आपको तो पहले पढ़ाना चाहिए. नहीं, ये स्टैंडर्ड को लास्ट में पढ़ाने का रीजन ये है, जब तक तुम्हें बाकी सारे स्टैंडर्ड्स की नॉलेज नहीं आ जाती तब तक तुम ये स्टैंडर्ड को नहीं समझ सकते. रीजन ये है कि स्टैंडर्ड ये कहता है, ये स्टैंडर्ड आने का रीजन क्या था? सुनना मेरी बात,
भाड़ में जाए 101। ओ भाई, भाड़ में जाए 101। जब आप पहली बार इंड एस के नॉर्म्स फॉलो करते हो, वापस चलते हैं अपन क्लास 1 पे, जब तुम फर्स्ट टाइम इंड एस फॉलो करते हो, फॉर एग्जाम्पल अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 1920। कौन सा ईयर चल रहा है? 1920, ठीक है ना। जब तुम फर्स्ट टाइम फॉलो करते हो, तो मान लो तुम फॉलो कर रहे हो फाइनेंशियल ईयर 1920 में इंड एस। अभी तक तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो थे वो सारे के सारे एएस बेस्ड थे। फाइनेंशियल ईयर 1819 के कौन से थे? एएस बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट थे। तो सोचो 1920 में तुम्हारा एएस बेस्ड है, समझना मेरी बात। अब तुम 1920 में इंड एस पे आ रहे हो, तो सबसे पहले तो इसका कंपैरेटिव, ये तो करंट ईयर हुआ, कंपैरेटिव कौन सा होगा सर? 1819 होगा। और इसका ट्रांजिशन डेट क्या होगा? ट्रांजिशन डेट 1 अप्रैल 18। हमने ट्रांजिशन डेट समझा था ना, ठीक है। क्या है कि 1 अप्रैल 18 पे मुझे एक बैलेंस शीट बनानी है। सर आपकी बैलेंस शीट तो बनी हुई होगी। मैंने हां, मेरी बैलेंस शीट 31 मार्च 18 की एज पर प्रीवियस गैप। अब मैं एएसएस नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? प्रीवियस गैप के बेसिस पर मेरी बैलेंस शीट बनी हुई होगी 31 मार्च 18 की। तो वही तो कैरी फॉरवर्ड होके 1/4/18 को आ रही होगी ना, क्या बोलते हो? वही तो कैरी फॉरवर्ड होके 1/4/18 को आ रही होगी। तो उसमें क्या क्या दिख रहा होगा? उसमें प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसमें इंटेंजिबल असेट्स, उसमें करंट असेट्स, बाकी इन्वेस्टमेंट्स, ये सारे दिख रहे होंगे। फिर उसके बाद एडवांसेस, करंट एसेट में बाकी सब चीजें आ गई। फिर इक्विटी कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। आप तो जानते ही हो कि प्रीवियस गैप में हम रिजर्व्स एंड सरप्लस दिखाते थे, अदर इक्विटी करके नहीं होता था ऐड। ऐसे ही शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, ये सब चीजें दिखती थी। शेयर वारंट्स, उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज, फिर करंट लाइबिलिटीज थी। बोलो बेटा, ठीक है। तो ये सारे वैल्यूज कौन से वैल्यूज पर हैं? इनके जो भी अमाउंट्स हैं वो कौन से वैल्यूज पर हैं? प्रीवियस गैप पे वैल्यूज है। इनके सबके अमाउंट कौन से वैल्यूज पर है? प्रीवियस गैप के अकॉर्डिंग वैल्यूज हैं। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? प्रीवियस गैप के अकॉर्डिंग इनके वैल्यूज चल रहे हैं। हुआ क्या, जब आप इंडेस में आते हो तो इंडेस में आने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है यू हैव टू कंप्लाई विथ ऑल द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। याद करो, इंडेस 1 मैंने आपको पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि जब आप पहली बार इंडेस अप्लाई करोगे तो उसमें आपको एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट देना पड़ेगा। याद आ रहा है कि नहीं? क्या होता है एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट? मतलब आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि वी आर कंप्लाइंग विथ ऑल द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एज पर कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015। आपको सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ेंगे, तभी माना जाएगा कि आपने इंडेस अप्लाई किया है। लेट मी गिव यू वन पॉइंट एग्जांपल। ये व्हाट इज योर फर्स्ट Ind AS financial statement? The first annual financial statement in which an entity adopts Indian accounting standard
by an explicit and unreserved statement of compliance. मतलब आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा. क्या स्टेटमेंट देना पड़ेगा? एक्सप्लिसिट मतलब आपको देना पड़ेगा, एक्सप्लिसिटली लिखना पड़ेगा. कौन सा स्टेटमेंट? अनरिजर्व्ड स्टेटमेंट. व्हाट डू यू मीन बाय अनरिजर्व्ड? मैंने बताया था ये चीज इंड AS 1 में. अनरिजर्व्ड स्टेटमेंट देना पड़ेगा. क्या चीज का अनरिजर्व्ड स्टेटमेंट? मतलब आपको कोई तरीके से सब्जेक्ट तो नहीं बोलना पड़ेगा. मतलब आपने कंप्लायंस किया है सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, सब्जेक्ट टू ये नहीं बोल सकते. मतलब आपको सारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई करने पड़ेंगे. आप कोई रिजर्व स्टेटमेंट नहीं दे सकते हो कि आई हैव कंप्लाइड, वी हैव कंप्लाइड विद ऑल द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक्सेप्ट सो एंड सो. आप ये नहीं बोल सकते. तभी माना जाएगा कि वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फर्स्ट इंड AS फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं. फर्स्ट इंड AS फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको ये स्टेटमेंट देना ही पड़ेगा. एक्सप्लिसिट एंड अनरिजर्व्ड कंप्लायंस. एक्सप्लिसिट एंड अनरिजर्व्ड स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस विद इंड AS. वापस आते हैं पीछे, जो मेन मुझे बात करनी थी आपके साथ लॉजिक की. तो यहां ये सारे अमाउंट कौन से वाले हैं? प्रीवियस गैप वाले अमाउंट है. ये सारे अमाउंट प्रीवियस गैप वाले हैं. प्रीवियस गैप, प्रीवियस गैप, प्रीवियस गैप, सारे अमाउंट प्रीवियस गैप वाले हैं. अरे छोड़ो 101, हटाओ. अभी जब तुम पहली बार इंड AS में आ रहे हो तो तुम्हें तो एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट देके आना है, और तुम तो अनरिजर्व्ड स्टेटमेंट दे रहे हो. इसका मतलब तुम खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो कि मैंने सारे इंड AS फॉलो किए, सारे इंड AS फॉलो किए, सारे इंड AS फॉलो किए. अब तुम्हें पता है बहुत सारे इंड AS ऐसे हैं जिनमें से एक इंड AS है इंड AS 16 PPE. वो कहता है कि जब आप मुझे फर्स्ट टाइम अप्लाई करोगे, पहली बार, इसके ट्रांजिशन प्रोविजन बात करते हैं. ट्रांजिशन प्रोविजन जो इसके हैं इस इंड AS के, ट्रांजिशन प्रोविजन क्या होते हैं? जब पहली बार हम किसी इंड AS को अप्लाई करते हैं तो क्या करना पड़ेगा. तो इस इंड AS का ट्रांजिशन प्रोविजन बोलता है जब आप मुझे पहली बार अप्लाई करोगे अपनी किसी एग्जिस्टिंग एसेट के ऊपर, तो आपको मुझे रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना पड़ेगा. अब ये रिट्रोस्पेक्टिवली का मतलब क्या हुआ? कब से? कब से? नहीं, ओपनिंग बैलेंस नहीं, रुको, ओपनिंग बैलेंस नहीं रे. रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना पड़ेगा जब से तुमने ये एसेट खरीदी हुई है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैं वही कहानी क्लियर करवा रहा हूं क्योंकि तुम्हें अभी तुम्हारे मन में एक भरा हुआ है ओपनिंग. वो मैंने नहीं डाला है, गलती नहीं है, वो मैंने नहीं डाला है, पर वो मैंने क्यों डाला है उसका रीजन बता रहा हूं. सारे इंड AS के ट्रांजिशन प्रोविजन रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं. जब से तुमने वो ओरिजिनली ट्रांजैक्शन किया था तब से उसका इफेक्ट दो. समझ गए क्या है? इससे तो यार हम कभी जिंदगी में अनरिजर्व्ड स्टेटमेंट दे ही नहीं पाएंगे, या फिर हम कभी जिंदगी में इंड AS को कंप्लाई नहीं कर पाएंगे. क्योंकि यार कैसे पॉसिबल है को वो ट्रांजैक्शंस जो मैंने आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले, 13 साल पहले, 15 साल पहले, 6 साल पहले, 7 साल पहले किए थे, जिनके बैलेंसेस आज भी दिख रहे हैं, जिनके बैलेंसेस आज की बैलेंस शीट में दिख रहे हैं. आज मतलब 1/4 की बैलेंस शीट में दिख रहे हैं जिनके बैलेंसेस, उन बैलेंसेस को मुझे एज पर इंड AS लाने के लिए रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट करना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन. माय गॉड, क्या करूं? इसके लिए निकाला गया इंड AS 101. उन सारे इंड AS को रोकने के लिए, सारे इंड AS के ट्रांजिशन प्रोविजन जब देखे गए तो कई सारे इंड AS के ट्रांजिशन प्रोविजन ये थे कि तुम्हें रिट्रोस्पेक्टिवली अमाउंट लाना है. मतलब जो ये पीपी तुम्हें दिख रही है प्रीवियस गैप के अकॉर्डिंग, इसका आज तुम्हें अमाउंट बदलना है एज पर करंट इंड AS विथ रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट. ऐसे तो तकलीफ हो जाएगी, और ऐसे एक स्टैंडर्ड तो है नहीं, हम तो 30-35 स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं. टोटल मिला के हमारे पास 39 स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल हैं. दिमाग खराब हो जाएगा. मैंने आपको प्रीवियस क्लास में इंड AS 115 पढ़ाया था. क्या था उसका? फुल रिट्रोस्पेक्टिव अप्रोच,
मॉडिफाइड, उसका वो खुद का था, उसका वो खुद का ट्रांजिशन प्रोविजन था। मैंने बोला ना आपको, हर इंडेस के खुद के ट्रांजिशन प्रोविजन होते हैं। बट अगर खुद के ट्रांजिशन प्रोविजन इतने अजीब हैं, ऐसे वाले हैं जो फॉलो करना बहुत मुश्किल है, उसके लिए क्या करूं? उसके लिए इंड एएस राहत सामग्री लेके आ गया। उसके लिए इंड एएस क्या लेके आया? राहत सामग्री। कि लो मैं बचा रहा हूं, मैं बचा रहा हूं, मैं बचा रहा हूं तुम्हें, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, नो नीड टू फॉलो दिस इंड एएस with retrospective effect. I am here, don't worry, पप्पा is here, 101 is a पप्पा। क्या बोला उसने? रुक जा रुक जा रुक जा, मैं बात करता हूं इस इंडेस से, मैं कुछ समझता हूं कि क्या करना है। कुछ आई बात की नहीं? तो उसने क्या किया? उसने क्या किया? अब इंडेस 101 ने क्या किया? इंडेस को 101 को जहां जहां लगा कि यार यहां तो मतलब गलत हो जाएगा, मतलब बेचारे को हम बोलेंगे तू रिट्रोस्पेक्टिव कर, तो ये तो गलत हो जाएगा, उसने वहां पर डाल दिए मैंडेटरी एक्सेप्शंस। मैंडेटरी एक्सेप्शंस मतलब जब तुम पहली बार इंडेस कंप्लायंस करोगे तो तुम्हें इंडेस ही फॉलो करना पड़ेगा, पर कुछ कुछ एक्सेप्शन दे दिए कि पर्टिकुलर इंडेस 16, 37, इंडेस 12 की कुछ कुछ रिक्वायरमेंट को फॉलो करने की जरूरत नहीं, एक्सेप्शन दे दिए, और वो मैंडेटरी बेसिस पर तुम्हें लगाना पड़ेगा। मतलब तुम फॉलो करोगे ही नहीं, मतलब तुम उन इंडेस के ट्रांजिशन प्रोविजन को फॉलो करोगे ही नहीं। मैंने उनका एक्सेप्शन रख दिया तुम्हारे सामने कि अब जो मैं बोलूंगा वो करना पड़ेगा। आई बात समझ में कि नहीं? उसने सरलता से कुछ प्रोविजन बता दिया। मैंने क्या नाम क्या लिया अभी? मैंडेटरी एक्सेप्शंस। और दूसरी चीज, जहां जहां इंडेस को लगा कि नहीं यार यहां मैंडेटरी करना ठीक नहीं है, तो उसने कुछ पॉइंट्स निकाल दिए ऑप्शनल एग्जम्पशंस। क्या बोला मैंने? ऑप्शनल मतलब क्या? या तो ऑप्शन है, या तो उस पर्टिकुलर इंडेस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करो, या तो मेरी वाली रिक्वायरमेंट को फुलफिल करो, तुम्हारे पास ऑप्शन है। सो इंडेस 101 में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट डील की गई हैं। कौन कौन सी? मैंडेटरी एक्सेप्शंस, ऑप्शनल एग्जाम। और ये एक्सेप्शंस और एग्जाम्पशंस दोनों किसके लिए है? ये सारे एक्सेप्शन और एग्जाम्पशन सारे इंडेस की एग्जाम्पशंस हैं, सारे इंडेस की एक्सेप्शंस हैं। अरे समझ आया कि नहीं? इट्स लाइक कि तुम अभी प्रीवियस गैप के घर में बैठे हो। जब तुम प्रीवियस गैप के घर से निकलोगे तो कहां जाओगे? कहां जाओगे? नहीं, 101 के पास अभी पहले दिन नहीं जाओगे। तो मैं तैयार किया गया है एक्सप्लिसिट एंड अनरिजर्व्ड स्टेटमेंट। ओ भाई, गेम खेलते हो ना जैसे तुम एवेंजर वाला, निकला बाहर, वो रोबोट सामने आया, किसको जाना है, किधर जाना है, ऐसे ढूंढा, अपना कोडिंग मिलाया, पहले दिन अपना देखा कि वो असेट क्या है, असेट पीपीई, ओके, इंडिया 16, ओके, इंडिया 16, चले गए इंडिया 16 के पास। प्रोविजन लाइब्रेरीज, ओके, वेयर्स प्रोविजन लाइब्रेरी 37, ओके, गया उसके पास। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ओके, उसके पास गया, उसके पास गया, उसके पास, इन सबके पास जाना है। गया 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 गया, उनके प्रोविजन देखे, अच्छा उसका प्रोविजन ऐसे, अच्छा मुझे ऐसा करना है, ओके। 101 आया, 101 ने आके बोला रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, इसका एक्सेप्शन, इसका एग्जम्पशन। तो पहले किसके पास जाओगे? पहले रेलेवेंट इंडेस के पास जाओगे। रेलेवेंट इंडेस के पास चले गए, वहां के प्रोविजंस तुम्हें फॉलो करने हैं। कौन से प्रोविजन? ट्रांजिशन प्रोविजंस। तो ट्रांजिशन प्रोविजन फॉलो करते हो, इंडेस 101 बीच में आएगा, रुक जा। हाँ, अपन बीच में कोई सेवियर आ गया, हाँ ठीक है ना, तो कोई आ गया नया कोई, और उसने बोला रुक जा, इसको फॉलो मत कर, मैं नया इसकी दूसरी दवाई देता हूं, ऑल्टरनेटिव दवाई। तो उसने मुझे ऑल्टरनेटिव दवाई दी कि इसको ले। और वो दवाई दो टाइप की हो सकती है, क्या? मैंडेटरी और ऑप्शनल। कुछ कुछ बातों में मैंडेटरी हो सकती है, तेरे को यही करना पड़ेगा, तेरे को उसकी नहीं सुननी पड़ेगी, और दूसरी कुछ बातों में ऑप्शनल है, तेरी मर्जी। अरे समझ में आया कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? सो नाउ व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू convert these figures, I need to convert these figures of previous gap into Ind-AS. For this purpose, I need to follow each and every requirement of respective Ind-AS along with Ind-AS 101.
इसका मतलब मैंने आपके भेजे में अभी क्या क्लियर किया, बच्चों के भेजे में होता है अच्छा फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ इंडिया, मतलब यही फॉलो करना होता है। पागल, फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ इंडिया, सबसे पहले तू जब इंडिया अडॉप्ट करेगा पहले सारे इंडिया अप्लाई कर और साथ साथ इसको अप्लाई कर। मैक्सिमम लोगों को लगता है फर्स्ट टाइम एडॉप्शन चाहिए 101 फर्स्ट टाइम एडॉप्शन, इसको अप्लाई करते हैं बाकी सबको भूल जाते हैं। नहीं, मेहनत तो उन्हीं को अप्लाई करना है, कुछ एक्सेप्शन और एग्जम्पशन है जो तू उनकी फॉलो नहीं करके 101 की करता है। मुझे लगता है शायद मैंने आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर इस चीज का बता दी कि क्या होने वाला है, ठीक है ना। अच्छा दूसरी बात, अब जो भी है चाहे मैं 101 फॉलो करूं चाहे मैं दूसरे इंडेक्स फॉलो करूं, कुल मिला के क्या होने वाला है, इन सारे अमाउंट्स को क्या करने वाला हूं मैं, कन्वर्ट करने वाला हूं। अब सुनना, ध्यान से सुनना, चार शब्द है इंपॉर्टेंट, 4 वर्ड्स इंपॉर्टेंट है यहां पर, 4 इंपॉर्टेंट शब्द आने वाले हैं। रुक जाओ 4 इंपॉर्टेंट शब्द आने वाले हैं। पहला रिकॉग्नाइज, क्या, अरे बोलो ना मेरे साथ यार, ढीलो, पहला वर्ड क्या है, रुक जाओ मैं बात कर रहा हूं अभी, बस एक वर्ड बोल के छोड़ मत पढ़ो। रिकॉग्नाइज, क्या रिकॉग्नाइज, वो सारे असेट, वो सारे लायबिलिटी जो तूने आज तक प्रीवियस गैप में रिकॉग्नाइज नहीं किए हैं बट इंड एस के अकॉर्डिंग रिकॉग्नाइज करने चाहिए। समझ आया? दूसरा वर्ड पढ़ो, नॉट रिकॉग्नाइज एंड डी रिकॉग्नाइज, मतलब वो सारे असेट, वो सारे लायबिलिटीज जिनको तूने प्रीवियस गैप में रिकॉग्नाइज किया हुआ है बट एज पर इंड एस वो रिकॉग्नाइज होने की जरूरत नहीं है, तो राइट ऑफ कर, डी रिकॉग्नाइज कर, उसको रिकॉग्नाइज मत कर। समझ आया? ये कब की बात चल रही है, वो ट्रांजिशन डेट पर 1418 पर, हमारे एग्जाम्पल में 1418, ठीक है। तीसरा क्या है, रिक्लासिफाई, ये क्या है, ये सारे आइटम्स का क्लासिफिकेशन बदल दे। अब क्लासिफिकेशन जो तेरे प्रीवियस गैप के अकॉर्डिंग दिख रहे हैं, अब उनका क्लासिफिकेशन कैसे चेंज कर ले, एज पर इंड एस। जैसे रिजर्व्स एंड सरप्लस को क्या बोलते हैं, अदर इक्विटी बोलते हैं। जैसे पहले क्या होता था, फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटीज का कोई क्लासिफिकेशन ही नहीं था, उसको करंट और नॉन करंट के अंदर दिखाते थे बिना सब हेडिंग के। अब सब हेडिंग दिखाते हैं, करंट के अंदर फाइनेंशियल, मैंने ना हाईलाइट करवाया था नलायको, येलो हाईलाइटेड था, फाइनेंशियल नॉन करंट के अंदर फाइनेंशियल येलो करके था वो चैप्टर में, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में। तो रिक्लासिफिकेशन कर जहां जहां जरूरत है। और चौथा क्या है, ऐसे असेट्स और लायबिलिटीज जो रिकॉग्नाइज तो होने चाहिए पर वो तेरे बुक्स में रिकॉग्नाइज भी हैं पर उनका अमाउंट ठीक नहीं है, उनके अमाउंट का, तुम्हें क्या लगता है, पता है मैं इसको शॉर्ट में क्या बोलता हूं, इन चारों को बोलते हैं मेरी भाषा में, तुम भी बोल सकते हो, रिपेयरिंग करो। रिपेयरिंग करो, हम टेक्निकली क्या कर रहे हैं, रिपेयरिंग कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं हम अपनी गाड़ी को। बात समझ में आ रही कि नहीं, हम अपनी गाड़ी की रिपेयरिंग कर रहे हैं। हमारी गाड़ी पहले पुराने नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है, अब हम उस गाड़ी को मॉडिफाई कर रहे हैं, हम अपनी गाड़ी को रिपेयरिंग कर रहे हैं। रिपेयरिंग करने के लिए 4 चीजें आपको ध्यान रखनी है। कौन सी 4 चीजें, recognize those assets and liabilities which were earlier not recognized as per previous gap but which are required to be recognized as per Ind AS। तभी मैंने बोला बच्चों, हाथ जोड़ के बात कर रहा हूं कि जब तुम प्रीवियस गैप्स के कमरे से बाहर निकलोगे तो 101 के पास जाने की जरूरत नहीं है, सारे Ind AS के पास जाओ। आई बात समझ में कि नहीं, साथ साथ 101 को फॉलो करो, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या, de-recognize those assets and liabilities which were earlier recognized as per previous gap but not required to be recognized as per Ind AS। हटाओ उसको। तीसरा रिक्लासिफिकेशन, चौथा सर इनमें से ना 4 चीजों में से एक चीज छोड़कर 3 चीजें ऐसी हैं जहां पर डिफरेंस आएगा। मैंने हाँ, रिक्लासिफिकेशन छोड़कर तू रिकॉग्नाइज करेगा एक्स्ट्रा चीजें तो तेरी बैलेंस शीट में डिफरेंस आएगा ना भाई। तू असेट बनाएगा तो तेरा दूसरा क्रेडिट हिस्सा को कहां कुछ हो, तू रिकॉग्नाइज करेगा किसी असेट को तो तेरा उसका क्रेडिट इंपैक्ट तो तेरे को देना पड़ेगा ना। तू लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करेगा तो उसका डेबिट इंपैक्ट देना पड़ेगा। दूसरा क्या है, डी रिकॉग्नाइज, तेरे को डी रिकॉग्नाइज करना तो असेट को गिराएगा तो क्रेडिट हो गया, उसका डेबिट इंपैक्ट तो देना पड़ेगा। अरे बोलो ना, समझ में आया कि नहीं। और वैसे ही तीसरा, जब तू रीमेजर करेगा, कोई एसेट 50 करोड़ की दिखनी चाहिए पर 48 करोड़ की दिख रही है तो 2 करोड़ से जब तू एसेट को बढ़ाएगा, लायबिलिटी को घटाएगा, बढ़ाएगा, कम करेगा तो उसका भी तो डिफरेंस आएगा। कहां जाएगा ये डिफरेंस,
कहां जाएगा ये डिफरेंस, कहां, अभी बता देता हूं मैं, अभी बता देता हूं कहां जाएगा डिफरेंस। जनरल रूल, ये डिफरेंस ओपनिंग इक्विटी में जाएगा। कहां जाएगा, कहां जाएगा, मतलब जब भी ये तुम रिपेयरिंग करोगे, रिपेयरिंग का जितना भी डिफरेंस आएगा वो तुम किस में डालोगे। सर ओपनिंग इक्विटी मतलब कौन से साल की ओपनिंग, सर कौन से साल की ओपनिंग, कौन से साल की ओपनिंग, कौन से साल की ओपनिंग, करंट ईयर की ओपनिंग की ट्रांजिशन डेट वाली ओपनिंग, ट्रांजिशन डेट वाली ओपनिंग। मतलब उसमें तुमने इन सब की रिपेयरिंग किया और इन सब का फाइनल इफेक्ट किस में डाल दोगे, अदर इक्विटी में। और तुम्हारी इससे क्या बन जाएगी, ट्रांजिशन डेट पर मतलब 1/4/18 पर तुम्हारी एक नई बैलेंस शीट बन जाएगी। उस बैलेंस शीट को क्या बोलेंगे, ओपनिंग इंड एस बैलेंस शीट। क्या बोलेंगे बेटा, ये एज पर दिस डेफिनेशन फर्स्ट इंड एस फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है। फर्स्ट इंड एस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होगा एज अ 3, तीनों को मिलाकर देखना बोलेंगे अपन फर्स्ट इंड एस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तुम मेन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, करंट ईयर के ना 1920, उसके साथ कंपैरेटिव तुम्हारे कौन से होने चाहिए, बेस्ड ऑन इंड एस। कंपैरेटिव कौन से होने चाहिए, बेस्ड ऑन, पर कंपैरेटिव को इंड एस लाने के लिए हमने बोला कंपैरेटिव को ही नहीं, इनके ओपनिंग बैलेंस को चेक करेंगे ताकि कंपैरेटिव अपने आप इंड एस के बेसिस पे आएगा। समझ में आएगी नहीं। और इन सब में करंट ईयर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इन सब में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 4 चीजें रिपेयरिंग की। क्या करना पड़ेगा, रिकॉग्नाइज, डी रिकॉग्नाइज, रिक्लासिफाई, रीमेजर। मेनली इसमें करना पड़ेगा, फिर रिक्लासिफिकेशन इसमें भी होने लगेंगे। बात समझ में आई कि नहीं। सर ये रियली में होता है, अरे पागल होता है, क्यों नहीं होता है, बिल्कुल होता है, 100% होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं, बिल्कुल होता है। इसके लिए एक्सेल में वर्किंग बनती है पूरी, इसके लिए पूरी एक्सेल में एक वर्किंग बनती है। समझ में आ रही बात की नहीं। उसके लिए एक्सेल स्ट्रांग होना चाहिए अपन लोगों का, ताकि अपन उसको लिंकिंग कर सकें पूरी। समझ गए, पढ़ना शुरू करें अब। 101 में क्या है, हाँ ना तो बोलने का ही नहीं है मतलब। सर लिखा हुआ होगा ना, नहीं नो बोले तो, अरे यार क्या होता है समझो बात को। मैं मतलब आज तुम लोगों को एक राज बताता हूँ, राज की बात। आई डोंट नो अबाउट अदर टीचर्स, पर मेरा मानना है कि सारी टीचर्स की यही चीज होती होगी। क्या है ना, जब तक उनके सामने बच्चे बैठे हैं, जब तक बच्चों का शोर शराबा, बच्चों की आवाज कोऑर्डिनेशन में ना आए टीचर के, उसको मजा ही नहीं आता पढ़ाने का। मतलब मुझे आपका यस नो ही काफी है बस, मेरे 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 लिए वो एनर्जी बूस्टर है। मुझे आपका यस नो से ही बस मुझे बहुत सारी एनर्जी, आने वाले 10 मिनट की एनर्जी मिल जाती है। तुम लोग यस नो करना शुरू, मैं लगा हाँ बच्चे जाग रहे हैं, मतलब मुझे 10 मिनट मिल गए। फिर 10 मिनट बाद यस नो करो, हाँ जाग रहे हैं, मुझे 10 मिनट और मिल गए। मैं अपने आप को एनर्जी करता रहता हूं, मुझे, मैं क्या करूं यार। तो कई बार तुम लोग मेरे मजे लेते हो, मैं बोलता हूं यस नो तो बहुत जोर से पीछे श्रवण चलाता है, हाँ यस पढ़ा ना देख क्या रहा है, पढ़ा जल्दी ऐसा आता है बच्चों के मन में है ना, है ना श्रवण मैंने बोला था आखिरी का लेक्चर है, कोई टेंशन नहीं, जितनी करनी है तो बस मुझे बूस्ट करते रहो, तो ही मैं तुम लोगों को अच्छी पढ़ाई दे पाऊंगा। मुझे बूस्ट नहीं करोगे तो मतलब क्या है। तुम लोगों को पता है ना, मैं आज से 1 साल पहले बिना बच्चों के पढ़ाता था बिना बच्चों के पढ़ाता था मतलब रिकॉर्डिंग बिना स्टूडेंट्स के करता था बिना बच्चों के पागल नहीं हूं मैं कि बच्चे नहीं तो भी मैं गा रहा हूं, नाच रहा हूं मैं बोलू यस और नो पीछे दर्शक ऐसे देख रहे क्या कर रहे थे सर आप, कैसे थे। आई एम नॉर्मल भाई, ऐसा नहीं है। बट यस एक्चुअली क्या होता है, बच्चे सामने होते हैं ना, एक अलग ही फीलिंग आता है। सीरियसली बोल रहा हूं, एक अलग ही फीलिंग आता है। ओके लेट्स स्टार्ट।
पहले समरी पढ़ते हैं। मैंने जानबूझ के बताया है कि भाई इंड एस 101 में क्या क्या अपने को डील करना है। समरी, for the purpose of India's adoption, an entity shall select a date of transition which is the first day of comparative period. सर हमें क्या बता रहे हो, हमें आता है। नेक्स्ट, इट इज यार समरी है ना यार, एक बेसिक। यार मेरा कोई स्टूडेंट मुझसे नहीं पढ़ा है, कोई समरी पढ़ना चाहता है तो मुझे ध्यान रखना पड़ता है। It is required to prepare an opening Ind AS balance sheet as on the date of transition. Ind AS compliant financial statements for the comparative period and the current period. तीन चीजें बनानी पड़ती हैं, एक तो ओपनिंग Ind AS बैलेंस शीट एज ऑन ट्रांजिशन डेट, उसका Ind AS compliant financial statement of comparative period as well as current period. It shall prepare a wow, यही तो प्रैक्टिकल होता है। ये कभी आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रैक्टिकल है। ये आपको एक रिको बनाना पड़ता है। इट शैल प्रिपेयर, इट मतलब यहां पर एंटिटी शैल प्रिपेयर द रिको reconciliation statement explaining the difference in equity, total comprehensive income, cash flows arising of Ind AS adoption. These RICO are presented by way of explanatory statement in the first Ind AS compliant financial statement. ये reconciliation सिर्फ आपको पहले financial statement में बनाना पड़ेगा। और reconciliation किस चीज का? Reserves and surplus as per AS, other equity as per Ind AS। एक तो रिको ये वाला, टोटल प्रॉफिट एज पर एएस, टोटल कॉम्प्रहेंसिव इनकम, वर्ड भी वैसा यूज करना है ना, एज पर इंड एस। ऐसा इन चीजों के रिको, मतलब इसके बैलेंस और इसके बैलेंस में दोनों में फर्क क्या है, किन किन चीजों के कारण डिफरेंस आया है। नहीं आया समझ में क्या? कभी भी एग्जाम आने लायक मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। हाँ, माइट भी शायद कभी कुछ रिको वाला क्वेश्चन दिया तो ठीक है, मतलब मुझे लग नहीं रही आएगा, बट यस दिस इज द मोस्ट प्रैक्टिकल ओरिएंटेड थिंग। An entity's first Ind AS financial statements shall include at least 3 balance sheets, 2 statement of profit and loss, 2 statement of cash flows, 2 statement of changes in equity, related notes including comparative information for all statement presented. क्या क्या आना चाहिए वो सब दिया हुआ है। ये बात तो हमने Ind AS 1 में components of financial statement पढ़ा था। Ind AS 101 provides mandatory and optional transitional exemptions। अभी बात की मैंने आपके सामने। 101 क्या देता है आपको? कुछ मैंडेटरी एक्सेप्शंस और ऑप्शनल एग्जम्पशंस। इंपॉर्टेंट ऑप्शनल एग्जम्पशंस आर, मत पढ़ो अब, ये सही समझ में नहीं आएगा, वो जब मैं आपको पढ़वा लूंगा तो बाद में ये समरी पढ़ना, ठीक है? ओके चलो लेट्स स्टार्ट विद बिगिनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन में पहला डेफिनेशन किस चीज का है? डेट ऑफ ट्रांजिशन। मैं नहीं पढ़ाऊंगा, तुम लोगों को आता है। दूसरा क्या है? मैंने अभी अभी पढ़ा है, फर्स्ट इंड एस फाइनेंशियल स्टेटमेंट वही होंगे जिनमें तुम क्या स्टेटमेंट दोगे? एक्सप्लिसिट एंड अनरिजर्व्ड स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस। नहीं तो वो तुम्हारे फर्स्ट इंड एस माने ही नहीं जाएंगे, माने ही नहीं जाएंगे, कुछ भी कर लो। तीसरा फर्स्ट इंड एस रिपोर्टिंग पीरियड कौन सा होगा? फर्स्ट इंड एस रिपोर्टिंग पीरियड, हमारे एग्जांपल की बात करो, चलो छोड़ो, हमारे एग्जांपल की बात करो, 31 मार्च 20 फर्स्ट इंड एस रिपोर्टिंग पीरियड, करंट ईयर का बेटा, रिपोर्टिंग डेट ऑफ द करंट ईयर, जहां पर तुम पहली बार इंड एस लगा रहे हो। आई बात समझ में कि नहीं? ओके नेक्स्ट। अरे कौन होता है एडॉप्टर? वो एंटिटी एडॉप्टर। अरे यही ना, आपको बेसिक वो नाम याद करवा रहा है कि आगे चल के ऐसे नाम आएंगे तो उलझना मत। नेक्स्ट क्या है? मैं नहीं बताऊंगा, छोड़ो। प्रीवियस गैप क्या है? मैं नहीं बताऊंगा, छोड़ो, आता है तुम लोगों को यार, ठीक है? ओके ऑब्जेक्टिव। The objective of Ind AS 101 is to ensure that entities first Ind AS financial statements and its interim का कौन सा स्टेटमेंट स्टैंडर्ड था? 34। First Ind AS annual financial statement as well as first Ind AS interim financial statements for the part of the period covered by those statements contain high quality information। कौन सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए भैया? ये ऑब्जेक्टिव है सामने वाले का। जैसे ICAI का विजन और मोटो होता है ना, वैसे इसका मोटो है कंटेंट शुड कंटेन हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन। हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन दैट इज ट्रांसपेरेंट, वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए,
and comparable, transparent for users, comparable over all periods presented, provides a suitable starting point. Yes, transition period से बोलता है ना, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये ऑब्जेक्टिव इसका ये कि सूटेबल स्टार्टिंग पॉइंट प्रोवाइड करे. याद है मैंने बोला घर से बाहर निकले, इंडेस के पास गए, परेशान हो गए, क्या करूं, वो आया, रुक जा बेटा मैं आ रहा हूं. तो मतलब ऊपर से एक प्रकाश की किरण आई, ठीक है ना, उसने वो जादू निकाला, धूप आई मेरे को कि हाँ तो सूटेबल स्टार्टिंग पॉइंट मतलब आपको एक इजी तरीके से करके देना कि आप स्टार्ट कर सको ताकि, एंड कैन बी जनरेटेड एट अ कॉस्ट दैट डज नॉट एक्सीड द बेनिफिट, और उस कॉस्ट पे जनरेट हो सके ताकि आपका बेनिफिट्स से वो एक्सीड ना करे. ये उसका ऑब्जेक्टिव. सर पूछेगा क्या? बिल्कुल नहीं पूछेगा. मैं बोल रहा हूं बिल्कुल नहीं पूछेगा. वो उसको मौका मिल जाता है काटने का. अरे यार तुम लोग ये नहीं, मेरे को टेंशन नहीं है. मेरे को इस चीज का लगता है कि एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड तो है ना. कल को नहीं, कभी कभार आपने पन्ने फाड़े हैं मेरी बुक के. हाँ फिर भी पढ़ा. हाउ एन एंटिटी अडॉप्ट्स इंडेस. चलो ऐसा ना हो वो फाड़ने की जब फेंक दे बोले हो नहीं रहा है. हाउ एन एंटिटी. दर्शक तू बहुत बातें कर रहा है आजकल, पूरा माहौल खराब कर रहा है क्लास का. हाउ एन एंटिटी अडॉप्ट्स इंडेस. Ind-AS 101 applies when an entity adopts Ind-AS for the first time by explicit and unreserved statement of. सर बार बार क्यों बता रहे हो? This means compliance with all Ind-AS. Partial compliance is not enough to make an entity Ind-AS compliant. सीधी बात, ठीक है. कब माना जाएगा आपने कंप्लायंस किया Ind-AS का? जब आपने फुल कंप्लायंस किया हो, एक्सप्लिसिट अनरिजर्व्ड स्टेटमेंट दिया हो. पार्शियल कंप्लायंस नहीं चलेगा. When to apply this Ind-AS 101? An entity shall apply this standard in its first Ind-AS compliant financial statement and in each interim financial report, if any, presented in accordance with 34 for the part of the period covered by its first Ind-AS financial statement. मतलब सीधी बात है, फर्स्ट Ind-AS financial statement एनुअल और उसी पीरियड में जो आपने इंटरिम बनाए, चाहे 2 बनाए चाहे 4 बनाए. 2 बनाए मतलब 6-6 महीने वाले, 4 बनाए मतलब 3-3 महीने वाले. If a company adopts Ind-AS for the financial year 16-17, the following are the relevant Ind-AS adoption date period. खुद ही आपको तो आता है यार. 16-17 क्या क्या होगा बोलो. 1-4-15 क्या होगा? ट्रांजिशन डेट. 15-16 क्या होगा? कंपैरेटिव. और 16-17 क्या होगा? फर्स्ट Ind-AS फाइनेंशियल पीरियड, है ना, ठीक है. An entity would apply Ind-AS consistently. It is required to apply Ind-AS effective for the period ending 31 March 16 for this purpose. The purpose of preparation and presentation of opening Ind-AS balance sheet, preparation presentation of comparative, preparation presentation of first Ind-AS financial statement 16-17. This standard will not be applied on and from the second financial year of Ind-AS adoption. क्या वो अगले साल से लगेगा क्या? नहीं, एक बार लग गया बस, दैट्स इट. वो अगले साल से अब कुछ करना ही नहीं, अब कोई चीज है ही नहीं. हाँ मुझे नहीं लगता कि पेन ड्राइव स्टूडेंट मेरा ये वाला लेक्चर देखेगा. अरे छोड़ो, सर ने वो चलाएगा, प्ले करेगा. सर ने बोला अच्छा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके, अनंता की तरह डिलीट कर देगा. शिफ्ट डिलीट, वही तो, शिफ्ट डिलीट करेगा डायरेक्टली, रिसाइकिल में भी नहीं डालेगा वो. An entity shall not apply different version of Ind-AS that were effective at earlier dates. It may apply a new Ind-AS that is not yet mandatory if that Ind-AS permits early application. ये क्या है? जैसे Ind-AS 115 कब आया? 15 कब आया? 115 कब आया? 1 अप्रैल 18. सपोज किसी कंपनी को 1 अप्रैल 17 से Ind-AS कंप्लायंस करना है, तो क्या वो Ind-AS 115 लगा सकती है? अगर Ind-AS ने 115 ने परमिट किया है कि ठीक है तुम मेरा अर्ली एप्लीकेशन कर सकते हो, तो वो लगा सकता है. बट नहीं किया है. कुछ कुछ करते हैं. और एज ऑन 1 अप्रैल 17 जब तुम लगा रहे हो, तब
तुम्हें न्यू वर्जन ही फॉलो करना है उस इंड एस का। जैसे 17 लीजेस, जैसे अभी तुम पहली बार आ रहे हो, अब तुम इंडेस 17 पे नहीं जा सकते, अब तुम्हें इंडेस 116 ही करना पड़ेगा। अरे सीधी बात है ना, जब गेम खेलते हो तो नया वर्जन आता है तो पुराने वर्जन खेलते हो क्या? हाँ, तो नया वर्जन ही अप्लाई करना है। आई बात समझ में कि नहीं? क्या क्या उधर क्या बात कर रहा है? हाँ, मेरे से सामने फालतू बात नहीं। 1.5 की स्पीड पे चल रहा हूं अभी मैं। प्रोसेस ऑफ फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ इंडेस, जहां जहां लगेगा मैं स्लो हो जाऊंगा, ठीक है ना? प्रोसेस ऑफ फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ इंडेस। First time adoption of Ind AS requires selection, mandatory adoption of accounting period in which Ind AS based financial statement shall be prepared for the first time. Based on the Ind AS adoption period, the date of transition is determined. Date of transition is the first day. बार बार वही वाली बात बोल रहा है, मैं नहीं पढ़ रहा हूं इसको. It is required to explain how the transition from previous gap to Ind AS affected its reported balance sheet. हाँ, हम ये क्यों बनाते हैं? हम ये first time financial opening क्यों बना रहे हैं? Opening Ind AS balance sheet, ताकि ये दिखे कि हमने previous gap से jump जो मारा है उसका इंपैक्ट क्या आया, उसका इफेक्ट क्या आया है। बात समझ में? ताकि हम रीको भी बना रहे हैं उसका। नहीं, ऐसे ही जहां जहां मुझे करना होता है वहां मैं हाईलाइट कर लेता हूं। क्या है, मैं अंडरलाइन नहीं करूंगा ना, मैं पढ़ते जाऊंगा ना, तो क्योंकि मैं हाँ, मतलब वो आपको समझ में नहीं आएगी मैं कौन सी लाइन पे देख रहा हूं। मैं अंडरलाइन करता हूं ये दो बताने के लिए कि मैं इस लाइन पे हूं, क्योंकि तुम हो एक नंबर के नालायक लोग, क्योंकि तुम तो हो ही नहीं। तुम तो पढ़ ही नहीं रहो, पता नहीं कौन सी लाइन पर हो तुम। अच्छा, तू 40 दिन से ये सोच के अंडरलाइन कर रहा है कि सर इंपॉर्टेंट अंडरलाइन कर रहा है, नालायक। अच्छा, These explanations are provided, नहीं करना अंडरलाइन, छोड़ो। अब इस टेबल पे आ जाओ। डेट ऑफ ट्रांजिशन, ये जो मैं कर रहा हूं ये करना है। कंपैरेटिव पीरियड और फर्स्ट टाइम इंड एस एडॉप्शन। देखो एग्जांपल की तरफ से ले तो 1 अप्रैल 14 थी, मान लो तुम्हारी ट्रांजिशन डेट है। 14-15 तुम्हारा क्या है, और 15-16 तुम्हारा क्या है? पहले 14 पे आओ, क्या लिखा है? प्रिपेयर अ बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 14 एज पर द इंड एस विच इज टर्म्ड एज ओपनिंग इंड एस बैलेंस शीट। बी नंबर पॉइंट, प्रिपेयर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट रिकंसाइलिंग इक्विटी। तो मैं थोड़ी देर पहले बताया था रिको बनाना होता है। अरे रिको बनाना होता है, याद है कि नहीं? रिकंसाइलिंग इक्विटी, किस दिन की इक्विटी? 1/14 एज पर इंड एस एंड एज पर प्रीवियस गैप। समझ में आया कि नहीं? बेटा प्रीवियस गैप वाली तुम्हारी ऑडिटेड वाली होगी, और इक्विटी जो नई वाली आई वो तो तुम्हारे सारे एडजस्टमेंट करने के बाद वाला डिफरेंस आया होगा। डिस्टिंग्विश difference arising out of correction of errors made in the previous gap and differences arising of Ind AS adoption। ये क्या है? एरर्स का कितना, जब आपने अडॉप्ट किया तो कौन कौन से एरर्स थे जिनको आपने रेक्टिफाई किया, ठीक है ना, वो आपको बताना है। डिस्क्लोजर इन अकॉर्डेंस विद Ind AS 36 when any previously recognized impairment loss is reversed while preparing opening Ind AS balance sheet। ये क्या है? आपकी बैलेंस शीट में इंपेयरमेंट लिख रहा था, आपकी बैलेंस शीट में इंपेयरमेंट लॉस दिख रहा था, आपने ओपनिंग इंड एस बैलेंस शीट में इंपेयरमेंट लॉस को रिवर्स कर दिया 36 के अकॉर्डिंग, तो आपको उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, ठीक है? बोलो बेटा। कंपैरेटिव, ये सब वही है, कंपैरेटिव और बैलेंस शीट वगैरह। मतलब आपको अब कंपैरेटिव बनाना पड़ेगा, फिर उसी के डिस्क्लोजर्स वगैरह, उसका रिको ईयर एंडिंग का, मतलब अब ईयर एंडिंग 15 का भी रिको वगैरह देना पड़ेगा। अरे बोलो यार, चलो। द रिजल्टिंग एडजस्टमेंट्स अराइजिंग फ्रॉम इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं जानबूझ के अभी हाईलाइट कर रहा हूं। द रिजल्टिंग एडजस्टमेंट अराइजिंग फ्रॉम इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन बिफोर द डेट ऑफ ट्रांजिशन टू इंड एस शैल बी रिकॉग्नाइज्ड डायरेक्टली इन द रिटेन्ड अर्निंग्स। यस, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसको आपको रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर करना पड़ेगा, जो भी रिजल्टिंग डिफरेंस आएगा। गाइस अंडरस्टूड और नॉट? एक मिनट, अब अगले पेज पर आओ। मेन 101 की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। सबसे पहले तो 4 रिक्वायरमेंट्स क्या है? रिपेयरिंग। एग्जाम में रिपेयरिंग मत लिख के ना, अगर आएगा तो रिपेयरिंग मतलब
रिकॉग्नाइज, डॉट गलत लिख दिया मैंने, मुझे ही लगता है कि ये गड़बड़ लिख दिया, ये डी रिकॉग्नाइज होना चाहिए कायदे से। सॉरी शक्तिमान। बोलो, रिकॉग्नाइज, डी रिकॉग्नाइज, रिक्लासिफाई, रीमेजर। ठीक है, पूरा पढ़ना, पूरा पढ़ना। रिकॉग्नाइज क्या? ओके, whose recognition is required by Ind AS। सेकंड पढ़ो। ठीक है, रिक्लासिफाई, क्यों फालतू आखिरी क्लास में डांट खाना चाह रहे हो? लास्ट क्लास से डांट खाना चाह रहे हो तुम लोग आखिरी क्लास में। रिक्लासिफाई लिख, पढ़ो पढ़ो। But a different type of asset liability component of equity under Ind AS। मतलब जैसे Ind AS 19 एक्चुअली गेन लॉस मैंने P&L में डाला था, अब मैं कंपैरेटिव में उसको OCA में डालूंगा, पिछले साल के कंपैरेटिव में ही, याद है कि नहीं? हाँ, तो वो रिको का पार्ट बन सकता है, बिल्कुल। और बोलो यार, नेक्स्ट क्या है? रीमेजरिंग ऑल रिकॉग्नाइज्ड एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, तो चार चीजें क्या है? रिकॉग्निशन, डी रिकॉग्निशन, रिक्लासिफिकेशन, रीमेजरमेंट। पहला, रिकॉग्निशन के एग्जांपल्स, ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से तुम्हारा दिमाग लगना शुरू होगा। अब रिकॉग्निशन के एग्जांपल, पहला क्या है? डिफाइन। अगर आपने AS 15 पहले लगाते ही नहीं थे, अब आपको Ind AS 19 लगाना पड़ेगा। अगर आपने अपने ग्रेचुइटी के स्कीम लगाई हुई है तो, है ना, Ind AS 19 लगाना पड़ेगा। ठीक है, बोलो। और आपको याद है डेफर्ड टैक्सेस हम बहुत सारी चीजों में बनाते हैं, ठीक है ना? आपका जो पिछला वाला डेफर्ड टैक्स वाला AS है ना, AS 22, वो बहुत सारी ऐसी चीजें इग्नोर कर देता था, बहुत सारे आइटम्स पर DTA बनाता ही नहीं था, डिटेल बनाता ही नहीं था। अब तो हर चीज कवर हो गई है DTA डिटेल के थ्रू। क्यों? क्योंकि हम असेट और लायबिलिटी का कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस लेते हैं। पहले वो असेट लायबिलिटी का कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस लेता ही नहीं था, वो इनकम अप्रोच से चलता था, मैंने पढ़ाया भी था आपको, वो इनकम अप्रोच से चलता था, तो बहुत सारी चीजें छूट जाती थी। तो बहुत सारी जगह पर जहां DTA बनना चाहिए एज पर Ind AS, प्रीवियस गैप के अकॉर्डिंग बनाया ही नहीं, तो अब रिकॉग्नाइज करो। ठीक है, एक एग्जांपल दूं इसका, इसका एग्जांपल दूं, DTA ऑन, एक सेकेंड, नहीं DTL, सॉरी, DTL ऑन अपवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ PP, जो OCI के थ्रू बनता है, पहले नहीं बनता था। यही तो एग्जांपल दे रहा हूं, लिखना ही है। हाँ, DTL ऑन अपवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ PP, तो ये तो हम बनाते हैं ना। अरे ये तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हम बनाते हैं क्योंकि तुमने Ind AS ही पढ़ा है, तुम्हें AS पढ़ा ही नहीं है, AS में नहीं बनता था। तीसरा क्या है? याद है? याद करो वो दिन, Ind AS 16 वाला दिन, जब मैंने तुम्हें बताया था कि PP में की कॉस्ट में तीन चीजें होती हैं। क्या? परचेज प्राइस इंक्लूडिंग नॉन रिफंडेबल टैक्सेस वगैरह, ड्यूटीज वगैरह। दूसरा डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, और तीसरा प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग, साइट रिस्टोरेशन। याद है कि नहीं? तो पहले वो प्रीवियस गैप में था ही नहीं, अब तुम्हें डीकमिशनिंग की लायबिलिटी भी बुक करनी पड़ेगी। ये सब क्या है? रिकॉग्निशंस के एग्जांपल्स हैं ये। ठीक है, चौथा क्या है? प्रोविजन वेयर देयर इज अ लीगल और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। पहले वाले AS में सिर्फ लीगल ऑब्लिगेशन डील होती थी, अब कौन सी डील होती है? कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। तो उसके अकॉर्डिंग मान लो कुछ लायबिलिटी बुक करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्या है? पहले साले डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बुक ही नहीं होते थे, पहले होते ही नहीं थे बुक। कैसे बुक करते हैं? कैसे बुक करते हैं? एक्सेल में नहीं गधे, Ind AS में कैसे बुक करते थे? Ind AS में कैसे? बैलेंस शीट डेट पर देखते हैं कोई अनसेटल्ड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है, उसको फेयर वैल्यू पे बुक करते हैं। पहले वैसा अगर कुछ नहीं होता था तो आपको डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बुक करने पड़ेंगे। नेक्स्ट, शेयर बेस्ड पेमेंट 102, और ये 39 की जगह 109, पहले एक्चुअली 39 था, इसीलिए शेयर बेस्ड पेमेंट। ये क्या होता है शेयर बेस्ड पेमेंट? ESOPs वगैरह, कैश ऑल्टरनेटिव्स, याद है ना? डी रिकॉग्निशन के एग्जाम्पल। चलो
इंटरनली तुम साले पगले, तुमने प्रीवियस गैप में इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट दिखा के रखी है, इंडिया 38 पर परमिट ही नहीं करता, हटाओ। दूसरी क्या है, डीटीए बना के रखा है जहां रिकवरी प्रोबेबल ही नहीं है, जहां रिकवरी प्रोबेबल नहीं तो परमानेंट डिफरेंस हो गया एक तरीके से, तो टैक्स बेस कैरिंग अमाउंट के बराबर मानना पड़ता है, ठीक है। चौथा, डिविडेंड का प्रोविजन बना के रखा है, जबकि डिविडेंड का प्रोविजन बैलेंस शीट में बनता ही नहीं है, वो तो एजीएम पे बनता है डिक्लेयर होने के बाद। अरे बोलो ना, बैलेंस शीट में तो डेट पे तुमने प्रोविजन बना के रखा है डिविडेंड का, जबकि एजीएम के टाइम पे बनता है अगले साल में, तो डी रिकॉग्नाइज करो। नेक्स्ट, प्रिलिमिनरी और प्री ऑपरेटिव एक्सपेंस को तुमने वो एक याद है तुम्हारा बचपन, छोटे छोटे थे 11वीं के बच्चे, तो बैलेंस शीट टी शेप में होती थी और लास्ट में आता था मिसलेनियस एक्सपेंडिचर टू द एक्सटेंट नॉट रिटन ऑफ, याद ही नहीं है, स्कूल वाले डेज। टीचर बस उसको समझाता था, उस टीचर को जाके कोई समझाए कि वो क्या था। प्रिलिमिनरी एंड ऑपरेटिव एक्सपेंसेस, ठीक है, तो वो डी रिकॉग्नाइज करने। रिक्लासिफिकेशन, रिक्लासिफिकेशन जल्दी बोलो, पहला क्या है, इंडेस 109 आएगा बेटा, 39 नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंटेड फॉर इन अकॉर्डेंस, अरे अरे 109 में इन्वेस्टमेंट की 3 कैटेगरीज होती हैं, एफपीटी, ओसीआई, एफपीटीपीएल और एएमसी। पहले ऐसी कैटेगरी नहीं थी, अब तो रिक्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, तो लिख दो साइड में एएमसी, एफपीटी, ओसीआई, एफपीटीपीएल, ये रिक्लासिफिकेशन की बात चल रही है। नेक्स्ट क्या है, पहले तुमने उसको इक्विटी में क्लासिफाई किया था, बट हो सकता है अभी वो फाइनेंशियल लायबिलिटी हो। अरे बोलो ना, नेक्स्ट क्या है, इंडेस और नॉट मेट, मतलब वो दो क्राइटेरिया होते हैं क्या, लीगल इन्फोर्सेबल राइट और दूसरा इंटेंशन टू सेट ऑफ ऑन अ नेट बेसिस। दो कंडीशन फुलफिल हो ही नहीं रही है और तुमने नेट ऑफ करके दे दिया, आप अलग अलग दिखाओ, रिक्लासिफाइड, ठीक है ना। नेक्स्ट, हेल्ड फॉर सेल नॉन 105, ये क्या है साला, 1010 लिखना ही भूल गया है। 105 नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, पहले ऐसे कोई कैटेगरी हो ही नहीं करती थी। नेक्स्ट, पहले वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट दिखता था, है ना, अब वो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट दिखेगा। बोलो बेटा, ये इंडिया 27 काट दो, कुछ नहीं है इधर। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, मैं सुना ही नहीं, मेरे को अभी भी नहीं सुनाई दिया, पता नहीं क्या हो गया। 100 का पता नहीं, छोड़ो। चौथा, चौथा मेजर और रीमेजर, क्या, रिसीवेबल्स इंडेक्स 18 की जगह 115 कर दो, 115 बेटा, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड बेस्ड ऑन 115, तो तुमने पहले रेवेन्यू बुक किया था 109 एस9 के अकॉर्डिंग। हाँ नेक्स्ट, इन्वेंट्री का तरीका बेचा करने का, ओके। नेक्स्ट, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट ऑब्लिगेशन मतलब वो डीपीओ, प्लान एसेट्स रीमेजर करो, डेफर्ड टैक्सेस को रीमेजर करो, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को रीमेजर करो फेयर वैल्यू पे 109। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इंडेक्स 40, पहले कौन सा था इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे, 13, 12, 14। अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट 13 था, जो बोलता था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पर रखते हैं। अब वो बोलता है, अब ये बोलता है लैंड एंड बिल्डिंग कॉस्ट मॉडल या फिर फेयर वैल्यू डिस्क्लोजर, याद है कि नहीं, और इसका कॉस्ट मॉडल माइट भी उसके कॉस्ट से अलग ही वो। नेक्स्ट, पीपी का रीमेजरमेंट, फेयर वैल्यू, ठीक है। मुझे लगता है तुम्हें ये 4 बातें तो समझ में आ गई, रिपेयरिंग मतलब क्या होती है, रिपेयरिंग आया समझने की नहीं। हाँ अब क्या है, 101 एग्जम्पशंस एंड एक्सेप्शंस, एग्जम्पशंस एंड एक्सेप्शंस। जनरल रूल, व्हाट इज द जनरल रूल, इसका मतलब क्या होता है मुझे बताओ, रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन का मतलब क्या, मैंने पढ़ाया हुआ है रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन तुम लोगों को, रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट, मैंने कहीं पढ़ाया था, पढ़ाया था, कहां पढ़ाया था, कहां पढ़ाया था, कहां पढ़ाया था, नहीं, इंडेस 10 में 8 में पढ़ाया था, इंडेस 8 में पढ़ाया था, रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट, रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन पढ़ो ना जाके, मुझे चाहिए उसका मीनिंग, मुझे नहीं आता क्या है, मैं भूल गया।
पढ़ो ना, मुझे बताओ ना क्या है। देख के बताओ। What do you mean by retrospective application? तो रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन को मैं क्या बोलूंगा, कोई नया अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई कर रहा हूं उस तरीके से कि मैं शुरू से ही वैसे अप्लाई कर रहा हूं। जैसे मान लो मैं पीपीई के ऊपर नई पॉलिसी ला रहा हूं इंडिया 16 की, पहले उसके ऊपर AS10 लगता था, अब मैंने वो पीपीई खरीदा 10 साल पहले, क्या करूं? व्हाट इज रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन? मैं उस पीपीई के ऊपर 10 साल पुराना से लेकर ओरिजिनल डेट ऑफ ट्रांजेक्शन से लेकर इंडिया 16 लगाऊंगा, एज इफ कि मैं शुरू से वही लगा रहा हूं। दिस इज कॉल्ड रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। थोड़ी देर पहले मैं नाच रहा था, गा रहा था, मैं क्या बोल रहा था कि सारे इंडेस साले क्या बोलते हैं? रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। बहुत सारे इंडेस बोलते हैं यही, तो उनके लिए कौन आया बीच में देवता बन के हमारे लिए? 101। तो इसलिए मैं ऊपर क्या लिखा हुआ? जनरल रूल क्या है? रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, मतलब सारे इंडेस को ही फॉलो करो। बोलो ना बेटा। पर हमारे लिए राहत सामग्री लेके आया कौन? 101। देयर आर टू काइंड्स ऑफ एक्सेप्शंस एंड एग्जम्पशन। देयर आर टू काइंड्स ऑफ एक्सेप्शन और एग्जम्पशन गलत लिखा है। हाँ, yes, there are two kind of reliefs, one is exception and one is exemption. Two kinds of relief on above general rule. One is exception and one is exemption. Exception क्या है? मैंडेटरी की ऑप्शनल। ये तो याद रखना मुश्किल हो जाता है, कभी कभार लोग मैंडेटरी के साथ एग्जम्पशन लगा देते हैं। बोलो, मैंडेटरी क्या है? एक्सेप्शंस है, और एग्जम्पशंस क्या है? ऑप्शनल है। अरे समझ आया कि नहीं? हाँ, कितने पॉइंट्स हैं चेक करो। सुनो ना, सुनो ना, मैंडेटरी एक्सेप्शन में कितने पॉइंट हैं? 4। ये मैंने 4 दिए हैं, वैसे 10 हैं, मतलब मैंने इंपॉर्टेंट वाले दिए हैं। ये मत सोचना कि 4 में से भी मैं इंपॉर्टेंट निकालूं। वैसे ज्यादा हैं, मैंने सिलेक्टेड दिए हैं, क्योंकि वैसे ही मैंने आपको बोला कि ये एग्जाम में आने लायक है नहीं, तो इसमें जो भी अगर मेन पॉइंट अगर आ सकता है तो वो वही आ सकता है जो यहां पर लिखे हुए हैं। अच्छा, द वर्ड यू, ओ करण देख भाई, तेरा रिजल्ट है आज, समझ बात को, मैं तेरे को ज्यादा डांट भी नहीं सकता। नहीं, मेरे को प्रॉब्लम है ना, मैं तेरे को डांटूंगा अच्छा नहीं लगता मेरे को आज रिजल्ट के दिन, मतलब ऊपर से आज की क्लास भी खत्म हो रही है अपनी। मैंडेटरी के नीचे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? एक्सेप्शन। किस चीज का एक्सेप्शन? रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करने का एक्सेप्शन। मतलब क्या? उसने बोला रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करो, बीच में कौन आया? 101। क्या बोला? मत कर, मत कर, मेरी सुन। आई बात समझ में कि नहीं? कुछ मैंडेटरी चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, ठीक है? पहला है एस्टिमेट्स, नाम पहले पढ़ते, एस्टिमेट्स। दूसरा क्या है? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तीसरा क्या है? गवर्नमेंट लोन्स। चौथा क्या है? हेज अकाउंटिंग। सुन के याद आ रहा है हमने कब कब क्या क्या पढ़ा था? हेज अकाउंटिंग,
कैश फ्लो हेजिंग, कैश फ्लो हेज, और तू हाँ हाँ तो कर रहा है बहुत नहीं नहीं, तू पता है क्या कर रहा है, ये आगे का बोल रहा है कोई, हाँ हाँ हाँ, कैश फ्लो हेज, फेयर वैल्यू हेज, हेज ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन। गवर्नमेंट लोन याद है कहां पड़ा था? गवर्नमेंट ग्रांट्स में कंसेशनल रेट पे गवर्नमेंट लोन्स ग्रांट मानते हैं, ठीक है। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ये तो बिजनेस कॉम्बिनेशन में पड़ा है सर।